नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स की यूनिट रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई के टॉपिक एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर के बचे हुए जो पैरामीटर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो लेक्चर में हमने डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज यहाँ तक के 4 पैरामीटर को हम पढ़ चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 4 पैरामीटर हैं इनका अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो पैरामीटर 5 हमारा रिपल फैक्टर से हम शुरुआत करते हैं। तो रिपल फैक्टर हमने क्या बताया था कि किसी भी रेक्टिफायर की जो डेफिनेशन हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के एनालिसिस में करी थी, सेम वो किसी भी रेक्टिफायर की आउटपुट प्योर डीसी नहीं होती है, यानी शुद्ध डीसी नहीं होती है। उसमें कुछ मात्रा एसी की रह जाती है। ये एसी कंपोनेंट रिपल कहलाते हैं। तथा इनकी मात्रा रिपल फैक्टर के द्वारा मापी जाती है। किसी भी रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान न्यूनतम होना चाहिए। ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी सेम इसका एनालिसिस करते वक्त पढ़ा था। तो रिपल फैक्टर की जो परिभाषा थी वो हमने बताई थी कि रिपल वोल्टेज डिवाइड बाय डीसी वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज को यदि मैं ये आई डैश आर एम एस इंटू आर एल कहता हूँ डिवाइड बाय आई डी सी इंटू आर एल हो गया। तो आर एल से आर एल ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये आर एम एस क्यों लिया, क्योंकि ये रिपल क्या है, ए सी है और नीचे डीसी है, इसलिए आरएमएस करंट लिया है। और डैश क्यों लगाया है, क्योंकि एक तो टोटल करंट है, एक डीसी करंट है, जो बच गया वो क्या है, रिपल करंट है, इसलिए उसको डैश से डिनोट किया है। तो हमारा जो रिपल फैक्टर का मान आ गया वो क्या रहेगा कि रिपल फैक्टर विल बी इक्वल टू आई डैश आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी। अब ये आई डैश आर एम एस क्या है ये निकालना है हमें सबसे पहले। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ रिपल करंट, ये आई डैश आर एम एस किसको डिनोट करता है कि जो रिपल करंट का आर एम एस मान, और ये क्या रहेगा, आर एम एस वैल्यू ऑफ रिपल करंट क्या रहेगा, टोटल करंट माइनस डीसी करंट कर देंगे, यानी कुल करंट में से डीसी करंट को घटा देंगे तो बचा वो एसी करंट यानी रिपल करंट बच गया। तो इस फैक्टर का हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो वही आरएमएस निकालने के लिए पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे। तो आई माइनस आई डी सी का स्क्वायर मीन करेंगे तो 0 से 2 पाई 1/2 पाई डी ओमेगा टी, और लास्ट में इसका क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो ये हो गया हमारे आई डैश आर एम एस का फॉर्मूला। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए यानी आई डैश आर एम एस हमारे पास स्क्वायर को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई
आई स्क्वेयर प्लस आई डी सी का स्क्वेयर माइनस 2i इंटू आई डी सी डी ओमेगा टी इंटीग्रेशन 1/2। तो ये हो जाएगा। इनको हर एक फैक्टर को अलग से लिख देते हैं। 1/2 0 से 2 आई स्क्वेयर डी ओमेगा टी प्लस में आई डी सी, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई डी ओमेगा टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 आई इंटू आई डी सी डी ओमेगा टी, और ये सारे की पावर 1/2। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आई आर एम एस का मान था वो क्या था? इसके सारे की बस 1/2 था। आई स्क्वेयर इंटू का इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी 0 से 2 1/2 और इसका अंडर रूट कर देंगे तो आई आर एम एस हो जाएगा, और अंडर रूट नहीं करेंगे तो आई आर एम एस का स्क्वेयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें से आई डी सी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये तो क्या हो गया? आई आर एम एस का स्क्वेयर प्लस आई डी सी का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 ये इंटीग्रेशन क्या हो गया? ओमेगा टी 0 से 2 माइनस आई डी सी कॉमन आ गया तो अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 आई इंटू डी ओमेगा टी 1/2। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इतना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आईडीसी को, एवरेज करंट का फॉर्मूला है। तो इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो ये आई आर एम एस का स्क्वेयर प्लस आई डी सी का स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 लिमिट पुट कर देते हैं 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस आई डी सी, सॉरी यहाँ ये 2 था फॉर्मूले में, ये 2 ये यहाँ हम लिखना भूल गए तो ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। तो ये अलग से क्या बन गया? आई डी सी बन गया है। तो 1/2। तो ये क्या हो गया? आई आर एम एस का स्क्वेयर प्लस आई डी सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू ये 2 माइनस 0 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 आई डी सी इंटू आई डी सी 2 आई डी सी का स्क्वेयर सारे की पावर 2। तो ये क्या आ गया? आई आर एम एस का स्क्वेयर प्लस आई डी सी का स्क्वेयर माइनस 2 आई डी सी का स्क्वेयर। ये हमारे पास ये घट गया तो ये क्या बच गया? पावर 1/2 आई आर एम एस का स्क्वेयर माइनस आई डी सी का स्क्वेयर की पावर 1/2। ये आई डैश आर एम एस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो इसलिए रिपल फैक्टर इज इक्वल टू जो क्या था? आई डैश आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी। तो ये क्या हो गया? आई डैश आर एम एस आई स्क्वेयर आर एम एस माइनस आई डी सी का स्क्वेयर डिवाइड बाई आई डी सी। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? सारे का अंडर रूट ले लेते हैं तो आई आर एम एस का स्क्वेयर माइनस आई डी सी का स्क्वेयर डिवाइड बाई आई डी सी का स्क्वेयर। इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी का होल स्क्वेयर माइनस 1। यदि वैल्यू पुट कर दें तो आई आर एम एस का मान आया है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए IM/√2 और आई डी सी का मान निकला था हमारे पास 2IM/5 स्क्वेयर माइनस 1। और यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आई आर एम एस इज इक्वल टू IM/√2 तथा आई डी सी इज इक्वल टू 2IM/5। ये हमने यूज किया है दोनों के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों के लिए सेम मान है। तो IM से IM कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया? ये π/2√2 का स्क्वेयर माइनस 1। और इसको क्या लिख सकते हैं? पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 8 माइनस 1।
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 0.48। तो रिपल फैक्टर का मान हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मान निकल के आया है 0.48, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निकल के आया था 1.21 के तुलना में बहुत कम है। इसलिए इनमें एसी की मात्रा फुल वेव रेक्टिफायर व ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी की मात्रा कम मौजूद होती है, और वो हम उसके वेव फॉर्म से भी देख सकते हैं कि क्योंकि इसके वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर के में नेगेटिव के लिए 0 हो जाता था, तो उसमें एसी की मात्रा ज़्यादा रह जाती थी, इसमें एसी की मात्रा कम होती है, और ये यहाँ से मैथमेटिकली भी ये जस्टिफाई हो गया। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हम इसका पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है इसका वो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। जैसे हमने एटा से डिनोट किया था, तो आउटपुट डीसी पावर डिवाइड बाय इनपुट एसी पावर। आउटपुट डीसी पावर यानी IDC स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाय IRMS का स्क्वायर इंटू RL। तो RL से RL क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ईटा हमारे पास क्या बच गया, IDC डिवाइड बाय IRMS का होल स्क्वायर। तो IDC की वैल्यू पुट कर देते हैं 2IM डिवाइड बाई पाई, और IRMS का IM/√2 का होल स्क्वायर है। तो IM से IM क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2 ऊपर √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2√2 डिवाइड बाई पाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 0.811। तो ये ईटा हो गया। यदि परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू 81.1%, यानी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में जस्ट डबल होगी, जो कि थी 40.6, इसकी होगी 81.1। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हम इसका पढ़ते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, की इसमें वोल्टेज कैसे रेगुलेट होती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वही वी आउट यानी VDC क्या रहेगा हमारे पास, IDC इंटू RL। तो IDC क्या है 2IM डिवाइड बाई पाई इंटू RL। IM को यदि लिखते हैं तो 2 बाई पाई, ये VM/RF प्लस RL इंटू RL, तो 2VM डिवाइड बाई पाई इंटू RL डिवाइड बाई RF प्लस RL। यदि यहाँ प्लस में मैं RF कर देता हूँ और माइनस में RF कर देता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये इक्वेशन हो जाएगी 2VM डिवाइड बाई पाई RL प्लस RF डिवाइड बाई RL प्लस RF, और ये माइनस RF डिवाइड बाई RF प्लस RL, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2VM डिवाइड बाई पाई माइनस 2VM डिवाइड बाई पाई इंटू RF डिवाइड बाई RF प्लस RL। इसको क्या लिखा जा सकता है 2VM डिवाइड बाई पाई माइनस 2 बाई पाई इंटू VM डिवाइड बाई RF प्लस RL इंटू RF। तो ये V आउट इज इक्वल टू हो गया हमारा 2VM डिवाइड बाई पाई माइनस 2VM डिवाइड बाई RF प्लस RL हो गया IM, और डिवाइड बाई पाई इंटू RF, और 2VM डिवाइड बाई पाई माइनस 2IM डिवाइड बाई पाई क्या है IDC है,
इंटू आर एफ। तो वी आउट का जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई कि 2Vm डिवाइड बाई पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एफ एट नो लोड। नो लोड यानी आई डी सी का मान हमारे पास शून्य रहेगा, तो वी आउट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगी। और जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेगा यानी आई डी सी का मान इंक्रीज करेगा, तो वी आउट का मान हमारे पास क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये इक्वेशन इसकी वोल्टेज रेगुलेशन को दर्शा रही है कि ये डिपेंड कर रही है कि डायोड की जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसके और आईडीसी के मल्टीप्लिकेशन पे। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो आईडीसी का मान बढ़ेगा, आईडीसी का मान बढ़ने से जो वी आउट है यानी आउटपुट वोल्टेज का मान धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। तो ये इसके वोल्टेज रेगुलेशन को दर्शा रही है। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हम पढ़ते हैं इसका PIV। पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज पहले हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने बताया था कि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए सिर्फ इस पैरामीटर का मान अलग होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। ये RL। तो कोई भी एक साइकिल ले लेते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव साइकिल ले लिया तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा रिवर्स बायस और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो यदि इसका इक्विवेलेंट मैं सर्किट बनाता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ एक धारा प्रवाहित होगी जो क्या रहेगी I1, और इस I1 के कारण इसमें यानी यहाँ ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो ये Vm और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये भी Vm। तो ये सारी की सारी वोल्टेज किसके अक्रॉस में ड्रॉप होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ प्लस हो जाएगा यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, Vm हो जाएगी। तो यदि मैं यहाँ एक KVL लगाता हूँ इस लूप में, तो हमारे पास PIV का मान निकल के आएगा। क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो इस डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो ही हमारी क्या कहलाएगी, PIV कहलाएगी। तो अप्लाइंग KVL इन लूप 2, यानी इसे मैं 2 नंबर कर देता हूँ। तो ये लूप 2 में, तो यहाँ से Vm, फिर ये प्लस Vm और ये यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो माइनस PIV इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज PIV का मान हो जाएगा 2Vm। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो PIV का मान होता है वो 2Vm होता है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट 2 गुना। तो ये तो सेम प्रोसेस हम नेगेटिव साइकिल लेके भी करेंगे तो सेम यही आएगा। क्यों, उसमें ये डायोड ओपन हो जाएगा और ये डायोड क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा जिसकी डायरेक्शन ये रहेगी, उसके कारण एक वोल्टेज ड्रॉप Vm होगा। तो यहाँ ये जस्ट ओपन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो वही हम जब KVL लगाएंगे तो ये सेम इक्वेशन बनेगी और सेम वैल्यू निकल के आएगी। तो कोई सी भी साइकिल लें वैल्यू वही आनी है। तो देखते हैं फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जब हम देखेंगे तो
ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर का कुछ सर्किट डायग्राम इस प्रकार था। कि ये 4 डायोड एक ब्रिज की शेप में कनेक्टेड थी और ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड थी। तो जब कोई भी साइकिल ले लेते हैं, जब ये पॉजिटिव साइकिल आया, यहाँ प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया, तो इन डायोड का नाम D1, D2, D3 और D4। तो D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, D3 तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 रिवर्स बायस हो गया, D3 फॉरवर्ड बायस हो गया और D4 रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट जब हम इसका ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होकर क्लोज्ड, डायोड D2 ओपन, डायोड D4 ओपन और डायोड D3 क्लोज्ड रहेगा। तो ये और ये यहाँ से लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस में हमें आउटपुट मिलेगी। तो जब भी हमने पॉजिटिव साइकिल लिया है तो यहाँ प्लस आया या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, तो एक धारा प्रवाहित हो रही है जो कहाँ से होएगी, कि जो धारा है वो यहाँ से होएगी, यहाँ से होते हुए, तो यहाँ पर सारी की सारी जो वोल्टेज ड्रॉप है, यदि ये इसको मैं Vm कहता हूँ तो यहाँ पर भी Vm होगा और ये यहाँ पर भी क्या आएगा, ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा और ये वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगी, Vm। ये सारी की सारी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगी। तो जो बचा हुआ जो लूप है उसमें हम KVL लगाते हैं। तो KVL कहाँ से लगाएंगे, हम KVL लगाने शुरू करेंगे। प्लस ये यहाँ से है तो यहाँ से होती हुई ये यहाँ से होती हुई और यहाँ, और फिर ये यहाँ से होती हुई, इस लूप में यदि KVL लगाते हैं, अप्लाइंग KVL, तो यहाँ मैं कह देता हूँ ये PIV है और सेम ये भी PIV वोल्टेज है। तो ये माइनस से प्लस Vm माइनस PIV, फिर ये माइनस से प्लस किस में, Vm में गया तो प्लस Vm, फिर ये प्लस से माइनस PIV बराबर क्या हो गया, 0। तो दिस इम्प्लाइज कि 2Vm इज इक्वल टू 2PIV, यानी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो PIV का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास, Vm। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए PIV का मान क्या हो जाता है, Vm हो जाता है, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2Vm निकल के आया था। तो ये हमारा इसमें बेसिक डिफरेंस रहता है फुल वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज रेक्टिफायर में। एक वो वोल्टेज रेगुलेशन में भी डिफरेंस आएगा। एक उसमें जो RF आया था IDC के साथ, उसमें 2 RF हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 2 डायोड ऑन होंगे। तो जस्ट वो जो इक्वेशन बनी थी जो मैं दिखा देता हूँ, ये वाली, इसमें जस्ट यहाँ RF की जगह 2 मल्टीप्लाई और हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 2 डायोड एक साथ ऑन रहेंगे और 2 डायोड ऑफ रहेंगे। तो इसलिए जो बाकी और कोई पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। धन्यवाद।